तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। यूपी में चुनाव तो 27 में होंगे, लेकिन बिसात अब से बिछ गई है। उत्तर प्रदेश में 27 की सियासी बिसात पर खुलकर जातियों का भी दांव चला जा रहा है और ये जंग धर्म युद्ध वर्सेस जाति युद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है। राणा सांगा को लेकर के विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने अब मंदिरों के नीचे बौद्ध मठों के होने का बयान भी दे दिया है और फिर माहौल को गरमाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने भी मठ और मंदिरों की शक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और विवादित बयान दिया है। ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता जानबूझकर ये बयान दे रहे हैं और पीडीए वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश में जुट चुके हैं? आज यूपी की इस राजनीति पर और राजनीति की इस रणनीति पर विश्लेषण करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सियासी बयानबाजियां। असल में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। आगरा में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने करनी सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, जिसके बाद लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो हाथ होंगे और इस लड़ाई को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने करनी सेना को ललकारते हुए उसे फर्जी सेना तक कहा और पूछा कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है, यह भी बताओ। एसपी सांसद ने कहा कि अब तक हमने थल सेना, वायु सेना, जल सेना सुनी, ये फर्जी करनी सेना कहां से आ गई? अगर सच में देश से प्यार है तो चीन से कब्जा छुड़वाने जाएं। अरुणाचल प्रदेश को चीन और अपने नक्शे में दिखाता है, वहां जाकर लड़ें। सुनिए रामजी लाल को करनी सेना को ललकारने वाला ये बयान। ये लड़ाई उन लोगों से है हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लगती है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमने कुछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए देना बता? कोई तो रायता फैला हुआ है। तो ये तो ललकार थी करनी सेना को, जिसका कैसा दंगल दिखा था शनिवार को, हम आगे वो दिखाएंगे। लेकिन रामजी लाल यही रुके नहीं। करनी सेना को चुनौती देने के साथ ही उन्होंने दलित दांव भी यहां पर खेल दिया और कहा कि अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। सुनिए रामजी लाल सुमन का ये बयान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं, उसे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये जनाने बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। रामजी लाल सुमन असल में दलित समुदाय से आते हैं, दलित चेहरे के तौर पर हैं समाजवादी पार्टी में। और पीछे आपने गौर किया होगा तो तस्वीरों में बाबा साहब की तस्वीर थी, बाबा साहब की जयंती पर ये बातें बोलते हुए और बौद्ध मठों का जिक्र करते हुए। तो इससे पहले एसपी सांसद रामजी लाल ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। हालांकि उनके इस बयान को राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन इसे लेकर के करनी सेना में जबरदस्त गुस्सा भी दिखा। करनी सेना ने बीते शनिवार को राणा सांगा की जयंती पर आगरा में रक्त स्वाभिमान रैली निकाली। इस दौरान भारी संख्या में लोग खुलेआम सड़कों पर तलवारें लहराते भी दिखे। रामजी लाल सुमन के बयान के खिलाफ इन्होंने माफी की मांग की थी। हालत यह हो गई थी कि रामजी लाल की सुरक्षा में उनके आवास को छावनी में तब्दील करना पड़ा था और करनी सेना के आक्रोश और भीड़ को देखते हुए 10,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए थे आगरा में। तब जाकर हालात संभली थी।
इसी बीच शनिवार को रामजी लाल के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त हमला भी बोला था। शनिवार को योगी ने कहा था कि उन्होंने गलत बोला है। वो तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वो महान योद्धा जिनके शरीर के घाव बताते थे कि उन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग क्या बताएंगे? इतिहास के बारे में ये लोग क्या जानते हैं? और जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हैं, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हों, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो शनिवार को योगी ने कहा और इसके बाद अखिलेश ने भी अपने सांसद के समर्थन में जो बयान दिया था उसे भी सुनते चलिए। और अगर कोई हमारे रामजी राज कोविंद जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स का करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है हमारे सांसद के सम्मान बचाने की। जी हां, तो शनिवार को कुछ ये रंग था, दोनों तरफ से जंग चल रही थी। शनिवार के इस बड़े हंगामे के बाद अब जब मामला शांत होता दिख रहा था तो फिर एक बार समाजवादी नेता रामजी लाल ने करनी सेना को ललकारा है। मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहती है। अब ये क्यों है, इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, ये भी सब हम आपको बताएंगे और उस फॉर्मूले पर इन बयानों को आप फिट करेंगे तो पूरी रणनीति समझ में आ जाएगी आपको और 27 की बिसात वाली बात भी सामने नजर आएगी। लेकिन उससे पहले एक बार आज के इस बयान पर समझ लीजिए। डॉक्टर विजय कुमार सिंह साहब मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और नावेद शिको साहब सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, विजय कुमार सिंह जी और नावेद शिको साहब। शिको साहब, तो ये जो ताजा बयान आज फिर से रामजी लाल जी का आया है, क्या बताता है? करनी सेना को ललकार रहे हैं वो। हमने देखा था शनिवार को क्या तांडव चल रहा था करनी सेना का आगरा में। उसके बाद फिर से आज ललकार, चुनौती की 19 को अखिलेश आ रहे हैं, कोई माई का लाल उस जंग में हरा नहीं सकता, और फिर बौद्ध मठों का जिक्र मंदिरों के नीचे। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, मुद्दा ठंडा नहीं होने देना चाहते। जी बिल्कुल साफ तौर से नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जाति की राजनीति की बिसात बिछा रहे हैं अपने दलित सांसद को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से मामला ठंडा पड़ गया था, बात खत्म हो गई थी, आज उसको बाकायदा उभारा गया है और समाजवादियों के बीच में उभारा गया है। बाकायदा वो वीडियो जारी किया गया है जिससे और भी लोगों में एक आक्रोश पैदा हो और जो वो सिलसिला विवाद का जो ब्रेक हो गया था उसको फिर से रफ्तार पकड़ी जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ जाति और धर्म की राजनीति से ही कोई भी राजनीतिक दल सत्ता पाता है। भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति रास आती है, समाजवादी पार्टी और अन्य कुछ क्षेत्रीय दलों को जाति की राजनीति रास आती है। आज के समय में 4-5 ऐसे मुद्दे रहे देश में और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े फायदेमंद रहे, चाहे वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसको लेकर जो विरोध है पूरे देश भर में, चाहे संभल की वो विवादित मस्जिद है जिसको लेकर तमाम हिंसा हो चुकी हो, औरंगजेब का मामला जो आक्रांता थे, औरंगजेब जैसे गाजी जैसे लोग जिनका मामला उठा और पूरे देश में
इस तरह का एक आक्रोश और इस तरह का एक ध्रुवीकरण का जो माहौल था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा था, उसकी काट के लिए अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बाकायदा पैदा किया है और हिंदू मुस्लिम की जो एक फिजा है उसकी तोड़ के लिए उन्होंने दलित वर्सेस अपर कास्ट का एक स्क्रिप्टेड माहौल पैदा किया है अपने सांसद के जरिए। क्या बात ये है? दुखद बात है। करणी सेना का मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत सम्मान करता होगा। करणी सेना के जिस तरीके से आंदोलन होते रहे हैं, जिस तरीके से हिंसक, इससे पहले की मैं बात बता रहा हूं, जो भी उनका नाम है इस सेना का या जो भी ये संस्था है या जो भी लोग हैं, ये हमेशा विरोध के नाम पर हिंसा करते रहे, इस बात पे कोई शक नहीं। लेकिन एक सांसद अगर इस तरह की द्वेलित बातें करेगा तो उस पर सवाल ज्यादा उठेंगे। करणी सेना का कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं है, कोई संवैधानिक संस्था वो नहीं है, उनको किसी ने चुना नहीं है, लेकिन एक राज्यसभा सांसद जो हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है लोकतंत्र के मंदिर में, वो बार बार अगर इस मामले को तूल दे रहा है और एक गलती करने के बाद बार बार इस विषय को आगे बढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी है। नवेश शिकोह साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये गलती नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा है। धर्म युद्ध की काट जाति युद्ध के जरिए करने की कोशिश है। लेकिन विजय कुमार सिंह साहब, ये जो बात इसमें कही है कि आप मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढेंगे तो फिर हर मंदिर के नीचे मठ भी निकलेंगे, ये भी बड़ा निशाना। हम आपसे विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहेंगे कि युवाओं को गुमराह करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है राजनीति में। जो मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं, या जो अब मंदिरों के नीचे मठों को ढूंढने निकले हैं? हम आपको बता रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर जो ढूंढा जा रहा है उसके नीचे मठ ढूंढने की बात कह के गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि मठ खो देंगे तो द्वारिका निकलेगी और राम की जन्मभूमि मथुरा निकलेगी। उसको भी देखें, अगर ढूंढना है, तह तक जाना है तो ईमानदारी से नीचे तक जाना पड़ेगा। कहां क्या निकलेगा, लेकिन अंत में सनातन निकलेगा, इस बात को युवाओं को अवगत कराने की जरूरत है। और आज जो भ्रम फैलाया जा रहा है राजनीति में, जो रामजी लाल सुमन जी ने कहा है, वो ये देखें कि वो दलितों का कितना कल्याण और कितनी सुरक्षा करते हैं। मायावती जी का जब अपमान हुआ था तो उसको किसने किया था? मायावती जी का अपमान करने वाले लोगों के साथ बैठ के रामजी लाल सुमन अपने दलितों का जितना अपमान कर रहे हैं, उससे ज्यादा अपमान इतिहास में किसी पुरुष ने नहीं किया और इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा। इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन ये राजनीति में बैठे हुए जिनको तथाकथित राजनेता कह रहे हैं, वास्तव में वो राजनेता और देश प्रेमी नहीं है। भारत के अस्मिता की रक्षा और भारत के युवाओं के अस्मिता की रक्षा के लिए भारत के इतिहास को ठीक से युवाओं को बताना पड़ेगा और युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है। आज करणी सेना पे उंगली उठाने वाले लोग समाजवादी पार्टी के आतंकी भाषा बोलने वाले और सड़कों पे तांडव करने वाले लोगों को क्या हम भूल गए हैं? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विषय ये नहीं है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गलत ज्यादा कर रहा है, कौन गलत कम कर रहा है। आज विषय ये है कि वास्तविकता क्या है, क्या होना चाहिए। तो एक वास्तविकता मैं भी रखता हूं यहां पर, विजय जी और नावेद साहब, आप दोनों के पास मैं लौटता हूं कि असल में ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं चुनावी राजनीति का ये हिस्सा कैसे हैं। चुनावी राजनीति में समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले को धार देने की कोशिश में जुटी नजर आ रही है और इसके पीछे वजह भी साफ है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी इन तीनों वर्गों को जोड़कर जीत का आंकड़ा हासिल करने की जुगत में है। आबादी के लिहाज से देखें तो पिछड़ों की आबादी यूपी में ये अनुमानित आंकड़े हैं, तकरीबन 52% मानी जाती है। मुस्लिमों की आबादी 18% मानी जाती है और दलितों की आबादी 22%। कुल इनको जोड़ दें तो 92% हो जाते हैं। और खुद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश कहते हैं और दावा करते हैं कि बीजेपी के हिंदू मुस्लिम के 80-20 के फॉर्मूले का ये उनका पीडीए का तोड़ है 90-10 का, यानी कि 90 से ज्यादा फीसदी पर उनका दावा हो जाता है। और यही है पीडीए का फॉर्मूला और यही है धर्मयुद्ध वर्सेस जाति युद्ध का ये की रणनीति। अब
समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले पर समाजवादी नेताओं के बयानों को अप्लाई कीजिए तो तस्वीर समझ में आने लगती है। समाजवादी सांसद रामजी लाल अपने बयान में एक तरफ बाबर को आमंत्रित मेहमान बताते हैं तो दूसरी तरफ महाराणा सांगा के किरदार पर सवाल उठा देते हैं। आज समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने तो अपने एक बयान में हिंदू मठ और मंदिर की समूची शक्ति पर ही सवाल उठा दिए। यूपी के कौशाम्बी में एसपी विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में शक्ति होती तो मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, महमूद गजनबी नहीं आ पाता, मोहम्मद गोरी आकर इस देश को नहीं लूटता। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि इसका मतलब है कि मंदिरों में कोई शक्ति ही नहीं है। जाहिर है इंद्रजीत सरोज के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि ऐसे लोग गजनी के देश में जाकर के चुनाव लड़े, भारत में उनका क्या काम। सुनिए। मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनबी ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गोरी ना आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। देश के नेता हैं इंद्रजीत जी, इनको अगर आक्रांताओं से उतना ही प्यार है, मंदिर के लूटे जाने की इतनी खुशी है, फिर उत्तर प्रदेश में क्यों राजनीति कर रहे हैं? गजनबी और गोरी के देश में जाके राजनीति अपनी करें, औकात पता चल जाएगी 2 मिनट के अंदर। हिंदू धर्म में जानबूझ के ऐसे ऐसे जयचंद पैदा किए हुए हैं जो अपने ही धर्म को कमज़ोर करने के लिए लगे रहते हैं और जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाने। और इन बयानबाजियों के बीच एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने बड़बोले नेताओं की आज लगाम भी खींची। कहा कि कोई भी ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाने चाहिए, इतिहास को इतिहास ही रहने दो। अखिलेश ने अपने नेताओं को नसीहत भी दी कि धार्मिक सवालों को न उठाया जाए, जो बयानबाजी नुकसानदेह हो उसे नहीं बोलना चाहिए, ये भी उन्होंने बात कही है। लेकिन ये जंग यहीं पर खत्म नहीं हुई है और दोनों तरफ से हमले भी जारी हैं, आपको ये दिखाएंगे। लेकिन विजय कुमार सिंह साहब, इस बार मैं आपसे शुरू करता हूं। तो जो बात एसपी के विधायक इंद्रजीत कहते नजर आए, तो ये तो बड़ी बात उन्होंने कह दी, मंदिरों मठों में शक्ति ही नहीं थी, इसलिए ये आक्रांत आए और रौंद कर चले गए। वो आश्चर्य करने वाली बात नहीं कहे हैं। वो व्यक्ति के रूप में हम उनको कहना चाहेंगे, जो व्यक्ति गाजी की पूजा करेगा उससे और क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं। जो गाजी की पूजा करेगा वो भारतीय सनातन के या भारतीय योद्धाओं के बारे में, भारत के जो है मंदिरों के बारे में, मठों के बारे में उसको जानकारी ही नहीं है, तो वो और विषय रखीस कह सकता है। उसको जो जानकारी थी वो अपनी जानकारी दिया। लेकिन आप ये बताएं कि जिस पार्टी के नेता को ही भारत के मंदिरों की जानकारी ना हो और ऐसे बयान देते हो, वो पार्टियां देश के लिए क्या कर सकती है, ये देश के युवाओं को और देश के नागरिकों को सोचने की जरूरत है। आज लड़ाई जो है अज्ञानता में और भ्रम में जो युवाओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जो युवाओं के विवेक को छीण किया जा रहा है, जो इतिहास में संदेह पैदा कराया जा रहा है, उससे सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश और देश को है। देश में दलितों की आबादी या मुस्लिमों की आबादी या पिछड़े वर्गों की आबादी की बात नहीं, वास्तविक पिछड़े और वास्तविक दलित को समाज में बताने की जरूरत है। युवाओं की समस्याओं के समाधान की जरूरत है, जिसके लिए जो निरंतर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, प्रयास कर रही है, उस प्रयास से भ्रम फैला के और युवाओं को भ्रमित करने के लिए जो कुछ तथाकथित नेता ऐसे बातें कर रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को, भारत के युवाओं को आगाह करने की जरूरत है। ठीक है, यह ऐसा विषय है इस समय कि इसमें अच्छा एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है जी, कि 1947 से बाद की राजनीति ही ऐसी चलती रही जिस पे आज ये आगे बढ़ रहे हैं। अब राजनीति का तरीका बदल गया है, अब युवा जागरूक होना चाह रहा है। हम युवाओं को जागरूक करेंगे तो ये जाति धर्म से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि भारत के मंदिरों में अगर कोई शक्ति नहीं है तो उन जगहों पे क्या शक्ति है जिनको लेके ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन साहब का बयान वहां देने का मतलब क्या था? करणी सेना को किसी जाति विशेष से जोड़ने का प्रयास जो किया जा रहा है, ये क्या है? अब जनता जागरूक हो गई है और सारी चीजों से अवगत हो गई है। ठीक है, ये है नेता
नहीं होने चाहिए। ओके, मैं लौटता हूं नावेद साहब, आपके पास भी लौटता हूं, लेकिन कुछ बयान और जल्दी से हम सुना देते हैं कि कैसे देखिए अब दोनों तरफ से ताली दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज के विवादित बयान पर बीजेपी वीएचपी ने जवाबी हमला तो किया ही, जेडीयू भी नाराज हो उठी है। इसको भी सुनते चलिए। समाजवादी पार्टी हो या बाकी इंडिया अलायंस के घटक दल हो, डीएमके या आरजेडी हो, लगातार सनातन पर कचोट करते हैं, सनातन को बिलिटल करते हैं और उनकी ये कोशिश रहती है कि वह किस प्रकार से एक तबके के, एक धर्म के वोट बैंक के लिए वह सनातन को किसी हद तक भी गाली निकालते हैं। समाजवादी पार्टी, जिसको आमतौर पर लोग नमाजवादी पार्टी इसीलिए कहते हैं कि लगातार हिंदुओं के ऊपर हमलावर है। आप देखिए कि हिंदू समाज का चाहे धर्म ग्रंथ हो या पूजा स्थल हो, आस्था के केंद्र हों और या भारत के वीर हों, इन सब पर लगातार हमला करती रही है। और तो और हमने देखा कि किस तरह से राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां मार करके और पॉइंट ब्लैंक से फायर करके, और उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था। ये समाजवादी पार्टी के कुकर्म अब एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। समाज इनके साथ निपटना अच्छी तरह जानता है। अब इनका अंत समय निश्चित है। अवलोकन किए हैं कि नहीं कि पठन पाठन से कोई लेना देना नहीं है। तो अखिलेश यादव को सीधे कहिए कि पद छोड़ दें, अभी तो कुंभ स्नान किए हैं वो। और साथ ही साथ भाई इस देश के ब्रिटिश ने इतिहास को खंड खंड में विभाजित कर दिया। नावेद शिको साहब, अब ये देखिए कि जो बात इंद्रजीत आज कह गए, हालांकि अखिलेश को इसके बाद कहना पड़ा और उन्होंने लगाम भी खींचने का काम किया और साफ कहा कि इतिहास को इतिहास ही रहने दो और इस तरह के धर्म पर बयान मत दो। अपने नेताओं को उन्होंने नसीहत दी है, लेकिन किसी भी हद तक नेता जाते नजर आ रहे हैं ताकि सीधे सीधे अपने अपने फॉर्मूले के हिसाब से अपनी तरफ मोबिलाइज किया जा सके लोगों को। देखिए, अखिलेश यादव जी के इस बयान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है किसी पार्टी का मुखिया कुछ कहे और उसके सांसद या उसके पार्टी के जुड़े लोग उसके विपरीत बयान दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। सारे राजनीतिक दलों का एक जैसा व्यवहार रहता है कि बड़ा नेता कहता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, और दूसरा नेता जो है वो नफरत फैलाने वाले बयान देता है। अखिलेश यादव भी उसी पैटर्न पे राजनीति कर रहे हैं कि एक तरफ तो उनके सांसद सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ उससे बचने के लिए कह रहे हैं कि मैं तो नहीं चाहता हूं या इस तरह के इतिहास को खंगाला जाए। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की हमारे देश में दुहाई दी जाती है और होना भी चाहिए, उसकी चर्चा होती है। एक वर्ग बहुत धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक धर्म की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सारे धर्मों का सम्मान। अगर कोई जनप्रतिनिधि सनातन धर्म, जो बहुसंख्यक समाज की आस्था जिससे जुड़ी हुई है, उससे जुड़े उसके धार्मिक स्तर और मंदिरों को लेकर अपमान करे और ये कहे कि मंदिरों को क्यों नहीं बचा पाया, भगवान क्यों नहीं बचा पाया, ये भी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। जो लोग धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं उनको इसका विरोध करना चाहिए। इस बात का विरोध सिर्फ सनातनियों को नहीं, सिर्फ अपर कास्ट को नहीं, सिर्फ दलितों को नहीं, मुसलमानों को भी इस बात का विरोध करना चाहिए कि किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ किसी पर इस तरह की टिप्पणी की जाए कि भगवान क्यों नहीं बचा पाए। ये बातें मुझे लगता है कि ये धर्मनिरपेक्षता के भी खिलाफ है, मानवता के भी खिलाफ है, समाज के भी खिलाफ है और इस तरह की गंदी राजनीति का सिलसिला रुकना चाहिए। और मुझे लगता है जनता को इसका जवाब देना चाहिए। मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि हमारे देश का, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में या फिर धर्म की राजनीति होती है या फिर उसकी काट के लिए जाति की राजनीति होती है। और अखिलेश यादव जी भी अपनी विरासत को जिंदा रख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति चरम पे होती है, उसकी काट के लिए समाजवादी पार्टी, 90 का दशक भारतीय जनता पार्टी बड़ी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रही थी। मुलायम सिंह यादव जी ने काशीराम जी के साथ गठबंधन किया, सरकार में आ गए। भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति धरी की धरी रह गई। फिर अप डाउन्स कुछ हुए, उसके बाद उस जमाने में जिसको कानून डकैत कहता था, जिसको समाज हत्यारा कहता था, उस समाज की एक महिला को लाते हैं जिसका नाम था फूलन देवी और सत्ता पर फिर आ जाते हैं और उनकी राजनीति फलने फूलने लगती है। यह सिलसिला है। आज की तारीख में जब ध्रुवीकरण पैदा आ रही थी भारतीय जनता पार्टी और कुछ शक्तियां, कभी किसी के नाम पर, कभी औरंगजेब का नाम पर, कभी संबल के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, तो अखिलेश यादव जी ने वही किया कि जाति की राजनीति की उन्होंने जाल बिछा दिया। इससे हो क्या रहा है? इससे प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है।
हम सत्ता के ऊपर सवाल उठाते हैं, सत्ता दल से जुड़े हुए जो राजनीतिक नफरत की बातें करते हैं हम उस पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन आज हम विपक्ष पर भी उठाएंगे। विपक्ष का काम है, जैसा कि हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा, कि जनता की दुखों का, उनकी तकलीफों का, उनका रोजगार का, उनके स्वास्थ्य की बात कहिए। आप जो सरकार नहीं कर पा रही है उस बात को दोहराइए। आप तो जाति की बात कर रहे हो, क्या मतलब इतिहास के पन्नों में जाने से? आप किसी महापुरुष को अपमान क्यों कर रहे हैं, वो भी आपके सांसद? फिर आप मंदिरों का अपमान कर रहे हैं। ये विपक्ष की अगर भूमिका रहेगी तो जनता तो बेचारी कहीं की नहीं रहेगी, कभी हिंदू में, कभी मुसलमान में। साफ तौर पे तो आपने बहुत ही कायदे से नावेद साहब ये समझा दिया है जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये पीडीए के फॉर्मूले के हिसाब से बयानों को डिजाइन किया जा रहा है और फिर धर्म युद्ध वर्सेस जाति युद्ध की बिसात बिछाई जा रही है। तो जैसा नावेद साहब ने भी कहा कि इस भ्रम से बचिए, क्योंकि आपके लिए ये मुद्दे जरूरी हैं या आपके लिए वो मुद्दे जरूरी हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदलेगी, ये भी सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नावेद साहब, डॉक्टर विजय कुमार सिंह साहब, आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और अब कुछ ही पलों में देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें, बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।